everyone, welcome class 12th to today's video lecture. Class, today we will proceed with the last topic of our chapter, that is working capital. ठीक है क्लास, वैसे तो आप सबको लग रहा होगा कि वर्किंग कैपिटल में क्या पढ़ना है, मतलब यू आर वेरी मच फेमिलियर विद द टॉपिक. आपने 11th क्लास में ही समझ लिया था वर्किंग कैपिटल क्या है. अकाउंट्स में आपके लिए चीज जो है बहुत ज्यादा फेमिलियर है. आई अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो सकती है, बट व्हेन वी आर स्टडिंग बिजनेस स्टडीज तो आप सबको पता है कि हमारे लिए किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट यानी उसकी थ्योरी क्लियर होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो क्लास वर्किंग कैपिटल का जो टॉपिक है इसमें वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट है. इनफैक्ट अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखें तो उसके अंदर वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट है, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल है, उसके अंदर करंट एसेट्स के बारे में इतना कुछ लिखा हुआ है, करंट लाइबिलिटीज के बारे में इतना कुछ लिखा हुआ है. जो चीजें हो सकता है आप इग्नोर कर दो, क्या मुझे तो पता है व्हाट इज करंट एसेट क्या है, व्हाट आर करंट लाइबिलिटीज. बट मैं फिर कहती हूँ क्लास के क्वेश्चन इतने इजी नहीं आते बोर्ड एग्जामिनेशंस में. आपको बहुत ध्यान से एक एक लाइन पढ़नी है फॉर अटेम्प्टिंग ऑल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेक्टली. ओके, तो यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट नहीं लेने वाली हूँ, फुल डिटेल में करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज. यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीजें या मैं कह सकती हूँ जो एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट बहुत प्रोमिनेंट लाइंस हैं वो यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगी. एंड रेस्ट यू कैन रीड द टॉपिक फ्रॉम एनसीईआरटी. तो बहुत प्रोमिनेंट लाइंस जो इंपॉर्टेंट हैं, जो सेमिनार्स में डिस्कस होती हैं, जिनका एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, वो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. एग्जैक्टली. तो क्लास फटाफट वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन पढ़ते हैं, फॉर्मूला पढ़ते हैं जो आप सबको अच्छे से आता है. Working capital can be defined as excess of current assets over current liabilities. Working capital is equal to current assets minus current liabilities. Simple. Current assets. Current assets refer to those assets which are expected to get converted into cash or cash equivalents within a period of 1 year. ठीक है, ये चीज आप जानते हो कि current assets क्या होते हैं. वो assets जो liquid होते हैं. liquid होने का मतलब क्या है कि बहुत इजीली और बहुत जल्दी they can be converted into कैश और कैश इक्विवेलेंट्स एंड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. 1 साल के अंदर अंदर वो कैश या कैश इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. अब थोड़ी सी चीजें यहाँ मैं आपके करंट एसेट्स के बारे में शेयर करना चाहती हूँ जो कि एनसीईआरटी में काफी प्रोमिनेंट है. पहली बात क्लास, करंट एसेट्स प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द बिजनेस. ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि करंट एसेट्स बिजनेस को क्या प्रोवाइड करते हैं, लिक्विडिटी. लिक्विडिटी सबको पता है कि कितना कैश है आपके पास. ठीक है, दूसरी चीज क्लास, करंट एसेट्स जो हैं दे आर मोर लिक्विड. वी नो, वी अंडरस्टैंड करंट एसेट्स आर मोर लिक्विड बट दे कंट्रीब्यूट लेस टू द प्रॉफिट्स देन फिक्स्ड एसेट्स. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. क्वेश्चन आ सकता है कि आउट ऑफ करंट एंड फिक्स्ड एसेट या आउट ऑफ द फॉलोइंग एमसीक्यू आ सकता है, Which of these contribute less to the profit. तो आपको पता होना चाहिए कि current assets although highly liquid होते हैं, वो liquidity provide करते हैं, but वो profitable कम होते हैं as compared to fixed assets. Is this thing clear? ठीक है. अच्छा क्लास, आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, insufficient investment in current asset. अगर आपने कैश में, बैंक में और मतलब स्टॉक में, मतलब अगर आपने करंट एसेट्स में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट करी है, तो आपके लिए अपनी पेमेंट ऑब्लिगेशंस को पूरा करना मुश्किल हो जाएगा. ऑब्वियसली क्लास, आपकी करंट लाइबिलिटीज आपको पे करना है, क्रेडिटर्स को आपको बिल्स पेबल जो है वो अपने पे करने हैं. अगर आपकी करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कम है तो इट वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फुलफिल योर पेमेंट ऑब्लिगेशंस. ये चीज क्लियर हुई सबको? दिस थिंग क्लियर? ये मेन लाइन थी जो मुझे आपको बतानी थी कि ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं बट दे आर लेस प्रॉफिटेबल. इसलिए वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि फिक्स कैपिटल आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं करती बट वो प्रॉफिटेबल होती है. तो इस चीज का आपको एक बैलेंस बना के चलना है क्लास. इज दिस थिंग क्लियर? करंट एसेट्स के एग्जांपल सबको पता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो यहाँ डिस्कस करने की नीड नहीं है. करंट लाइबिलिटी इज वेरी सिंपल, लाइबिलिटीज विच आर पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year. नथिंग टू बी डिस्कस इन इट. एग्जाम्पल पता है आपको, क्रेडिटर्स हैं,
बिल्स पेबल हैं, सिंपल एज दैट। तो ये सब चीजें मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। अब मैं फटाफट एक टॉपिक पे जा रही हूँ जो आपके एनसीईआरटी में, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। काफी छोटा एंड इजी टॉपिक है, उसको फटाफट कवर करते हैं। Yes class, it's a very simple topic. Working capital is of two types, gross working capital and net working capital. And let me make you this point clear कि जो भी आप अकाउंट्स में वर्किंग कैपिटल पढ़ते आए हो वो हम पढ़ते आए हैं नेट वर्किंग कैपिटल, यानी सिंपल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। Now let's discuss them one by one. Gross working capital, it refers to investment in all the current assets taken together. मतलब आपने सभी करंट एसेट्स को कंबाइन कर दिया तो आपके पास आई ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, यानी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज सिंपली इक्वल टू ऑल करंट एसेट्स टेकन टुगेदर। बस इसमें से हमने करंट लायबिलिटी सब्ट्रैक्ट नहीं करी है, हमने सभी करंट एसेट्स को एक साथ ले लिया। इज दिस थिंग क्लियर? अच्छा, अगर हम नेट वर्किंग कैपिटल की बात करें तो इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। जो आप अकाउंट में पढ़ते आते हो कि नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सिंपल। अब इसमें बहुत छोटी सी चीज 119 में आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, वो चीज क्या है कि नेट वर्किंग कैपिटल विल बी पॉजिटिव व्हेन करंट एसेट्स विल बी मोर देन करंट लायबिलिटी। सिंपल। करंट एसेट्स जब ज्यादा होंगे करंट लायबिलिटी से आप माइनस करोगे तो आंसर विल बी पॉजिटिव, एंड नेट वर्किंग कैपिटल विल बी नेगेटिव व्हेन करंट एसेट्स वुड बी लेस देन करंट लायबिलिटीज। तो बहुत सिंपल से पॉइंट थे, बट इन्हें स्किप नहीं किया जा सकता था। आई अंडरस्टैंड कि पॉइंट्स बहुत सिंपल है, बट हम इन्हें स्किप नहीं कर सकते क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी का पार्ट है, आपकी कोर्स का पार्ट है। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। नाउ सी क्लास, पॉइंट नंबर 1, द फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ बिजनेस। आपने फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट वाला टॉपिक अगर अच्छे से पढ़ा है तो वर्किंग कैपिटल वाला टॉपिक पढ़ना और आसान हो जाएगा आपके लिए। याद करो क्लास, जब हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट पढ़े थे तो उसमें हमने क्लियर पढ़ा था कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उसको फिक्स कैपिटल की ज्यादा नीड होती है क्योंकि वहां पे सामान मैन्युफैक्चर हो रहा है, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो यू नीड लैंड, यू नीड मशीन्स। तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट मैन्युफैक्चरिंग की ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रेडिंग। अब हम बात कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल की कि वर्किंग कैपिटल किसकी ज्यादा होती है। तो मैंने देखा जनरली स्टूडेंट समझते हैं ये एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो वो सोचते हैं अच्छा मैन्युफैक्चरिंग की फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, मैम ट्रेडिंग की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ऐसा नहीं है, डोंट गो इलॉजिकली, हर चीज लॉजिक पे समझो, ऐसे नहीं, ऑपोजिट नहीं है ये। क्लास देखो, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो होता है उसका काम होता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, उसको फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए एंड उसको वर्किंग कैपिटल भी सबसे ज्यादा चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा होती है। व्हाई? बिकॉज दे नीड टू परचेज रॉ मटेरियल, दे नीड टू मेंटेन इन्वेंट्री, दे नीड टू अपॉइंट लेबर। मतलब इनकी जो वर्किंग कैपिटल है ना, रॉ मटेरियल में इतना पैसा लगता है और इन्वेंट्री मेंटेन करने में इतना पैसा लगता है क्योंकि इन्हें रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्जन करनी है। तो इनकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है एंड इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है। अब अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग कंसर्न की एंड सर्विस इंडस्ट्री की, ट्रेडिंग कंसर्न को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम चाहिए, इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो प्रोसेसिंग, कोई प्रोसेसिंग नहीं है, बना बनाया सामान आया एंड डायरेक्टली आपने सेल कर दिया, तो प्रोसेसिंग कोई नहीं है क्योंकि सेल्स जो है वो इमीडिएटली हो गई अपॉन रिसिप्ट ऑफ मटेरियल। अगर हम बात करें सर्विस इंडस्ट्री की तो क्लास सर्विस इंडस्ट्री सबको पता है, टीचिंग हो गई, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री हो गई, ट्रांसपोर्टेशन। जो सर्विस इंडस्ट्री, टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर सबने पढ़ रखा है अपने इकोनॉमिक्स में, अपने सोशल स्टडीज में। सर्विस इंडस्ट्री की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम होती है। व्हाई? सर्विस इंडस्ट्री की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इसलिए कम होती है बिकॉज दे डज नॉट नीड टू मेंटेन इन्वेंट्री, उनको इन्वेंट्री मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई स्टॉक मेंटेन नहीं करना उन्हें, इंटैंजिबल होती है सर्विसेज। इज दैट क्लियर? ये तीनों चीजें बहुत क्लियरली आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। आपको पता है मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं वो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है बिकॉज जो आपका एग्जाम है
वो एनसीईआरटी में से ही आएगा। एनसीईआरटी को आप स्किप नहीं कर सकते और एनसीईआरटी से बहुत बाहर जाने की कोई नीड नहीं है। तो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन करा है ट्रेडिंग कंसर्न के बारे में, स्पेसिफिकली मेंशन करा है सर्विस इंडस्ट्री के बारे में एंड स्पेसिफिकली मेंशन करा है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बारे में। एंड सबके रीजन से ही ट्रेडिंग कंसर्न का रीजन क्या है, क्योंकि देयर इज नो प्रोसेसिंग, सेल्स एकदम हो जाती हैं जैसे सामान बना बनाया आता है। सर्विस इंडस्ट्री को वर्किंग कैपिटल क्यों कम चाहिए, बिकॉज दे नीड नॉट मेंटेन एनी इन्वेंट्री। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को ऑब्वियसली ज्यादा चाहिए because raw material need to be converted into finished goods. This point clear? This thing clear class? Next point is class scale of operations. ये simple है, जैसे हमने factors affecting fixed capital requirement में भी पढ़े थे कि मतलब मैं अगर आपको डायरेक्टली बोलूँ तो there is a direct link between the working capital and scale of operation। के बीच में डायरेक्ट लिंक है। अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल पे है, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है आपकी, बड़े लेवल पे आपका काम होता है, तो ऑब्वियसली जो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा होगी। ऑन द अदर हैंड अगर आपका स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशन है, आपकी लेस वर्किंग कैपिटल होगी ड्यू टू रिड्यूस नंबर ऑफ एक्टिविटीज। सिंपल सी बात है कि जो आपकी एक्टिविटीज का नंबर है कम होगा, तो यू विल हैव लेस नीड फॉर वर्किंग कैपिटल ड्यू टू रिड्यूस नंबर ऑफ एक्टिविटीज। सिंपल पॉइंट, क्लियर क्लास? यस क्लास। नेक्स्ट इज बिजनेस साइकिल। क्लास वैसे तो बिजनेस साइकिल एक इलेबोरेटेड टॉपिक है, आपको इसके डिफरेंट फेजेस पढ़ने होते हैं, बट इन योर कोर्स देयर आर ओनली 2 मेन फेजेस। आपको क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन है, तो आपको सिर्फ 2 मेन फेजेस के बारे में पढ़ना है। नंबर 1 इज बूम पीरियड। ठीक है, बूम पीरियड का मतलब क्या होता है क्लास? मतलब जब आपका बिजनेस फ्लरिश कर रहा है, मार्केट में लोगों के पास बहुत पैसा है एंड द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस मैनी फोल्ड, मतलब पॉजिटिव मार्केट कंडीशन की मैं बात कर रही हूँ। बूम पीरियड मतलब जब मार्केट में आपके प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, समर्स में आइसक्रीम्स के लिए बूम पीरियड है, विंटर्स में वुलन क्लोथिंग के लिए बूम पीरियड है, मतलब व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट। तो क्लास जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है, आपकी ऑब्वियसली आपको सेल्स ज्यादा करनी पड़ेगी। जब आप सेल्स ज्यादा करोगे, जब डिमांड ज्यादा है और आप सेल्स ज्यादा करोगे, तो ऑब्वियस बात है कि आपकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होगी। आपको ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा, आपको ज्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करने की नीड है। वहीं पे अगर रिसेशन पीरियड है, मंदी चल रही है मार्केट में, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे, मार्केट में ऐसा कोई खास डिमांड नहीं है। जब डिमांड ही नहीं है तो आप सप्लाई किसकी करोगे, आप क्या प्रोडक्शन करोगे? तो ऐसे केस में आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है? कम। इट्स अ वेरी 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 सिंपल पॉइंट। अगर बूम पीरियड आ रहा है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ज्यादा डिमांड है, ज्यादा प्रोडक्शन करोगे। अगर रिसेशन है तो डिमांड ज्यादा नहीं है तो आप प्रोडक्शन भी कम करोगे। क्लास अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो इससे ही मिलता जुलता है। ठीक है, इससे ही मिलता जुलता है, मैं आपको यही समझा रही हूं। वो है आपका सीजनल फैक्टर। सीजनल फैक्टर भी कहीं ना कहीं इससे काफी मिलता जुलता ही है। क्लास देखो, एक होता है पीक सीजन और एक होता है लीन सीजन। पीक सीजन का मतलब क्या है? जब आपके प्रोडक्ट का एक सीजन आता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया क्योंकि रिलेटेड पॉइंट से तो मैं साथ ही डिस्कस कर लूं। जैसे आइसक्रीम का पीक सीजन क्या होता है? समर्स, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, मतलब जबरदस्त पीक सीजन, बहुत डिमांड होती है। विंटर्स में वो डिमांड कम हो जाती है। वही वुलन क्लोथिंग है, जैकेट्स हैं, वुलन वियर्स हैं, उनके लिए पीक सीजन क्या है? ये दिसंबर जनवरी फेब। ठीक है, तो क्लास आप खुद सोचो, जब आपके प्रोडक्ट का पीक सीजन चल रहा है तो हायर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड ड्यू टू हायर लेवल ऑफ डिमांड, हायर लेवल ऑफ एक्टिविटी। रिलेटेड पॉइंट है कि नहीं है भाई? जब आपके प्रोडक्ट का पीक सीजन है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तो बहुत ज्यादा होगी। वहीं पे क्लास अगर लीन सीजन है, मतलब जब आप जैसे आइसक्रीम के लिए विंटर सीजन लीन है, वुलन क्लोथिंग के लिए जो है समर सीजन लीन है। वुलन क्लोथिंग समर्स में कौन डिमांड करता है? ना कहीं आता, कोई पूछता भी नहीं है। तो लीन सीजन समझो, अभी जैकेट्स की और स्वेटशर्ट्स की और स्वेटर्स की बहुत डिमांड है अभी दिसंबर जनवरी फेब में। लेकिन वहीं पे अगर ये आप समर्स की बात करो तो वहां पे उनके लिए लीन सीजन है, वुलन क्लोथिंग के लिए कोई ऐसा खास डिमांड नहीं है।
तो वहां पे जब डिमांड नहीं है, प्रोडक्शन नहीं होगी, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्योंकि रिलेटेड पॉइंट्स है, तो मैंने आपके साइड बाय साइड ये पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर लिए। इज दिस थिंग क्लियर क्लास? नेक्स्ट पॉइंट इज क्लास प्रोडक्शन साइकिल। इसको ध्यान से सुनना क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन साइकिल, की प्रोडक्शन साइकिल क्या होती है। क्लास प्रोडक्शन साइकिल इज द टाइम स्पैन बिटवीन रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कि आपके पास रॉ मटेरियल आया, एंड रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनने तक का जो टाइम है उसे प्रोडक्शन साइकिल कहते हैं। आर यू गेटिंग दिस थिंग? कि रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनने तक का, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनने तक का जो टाइम है, दैट इज प्रोडक्शन साइकिल। कुछ बिजनेसेस की प्रोडक्शन साइकिल काफी बड़ी होती है एंड कुछ बिजनेसेस की प्रोडक्शन साइकिल जो है वो काफी छोटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जूस पीने गए, ठीक है, अब आप जूस वाले भैया के पास गए, आपने बोला भैया मुझे मीडियम ग्लास दे दो, एक अनार का जूस दे दो, तो प्रोडक्शन साइकिल कितनी कम है। देखो, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनने में विद इन 1 मिनट आपके पास उस अनार से आपके पास जूस रेडी हो जाएगा मशीन से। तो प्रोडक्शन साइकिल बहुत छोटी है, जो टाइम गैप है बिटवीन रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स वो बहुत छोटा है। वहीं पे अगर आपको वुड पल्प से पेपर बनाना है, पेपर यू नो ना जिसपे आप लिखते हो, तो वुड पल्प से आपको पेपर बनाना है, तो वहां प्रोडक्शन साइकिल जो है वो आपकी काफी बड़ी है, वो लंबी प्रोडक्शन साइकिल, इट विल टेक टाइम। तो क्लास अब आप खुद एक मतलब अपना कह सकते हो अपना माइंड यूज करो, बताओ कि जिन बिजनेसेस की प्रोडक्शन साइकिल बड़ी होती है उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है या उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती है। क्लास देखो, जिनकी प्रोडक्शन साइकिल बड़ी है उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रोडक्ट बनाने में टाइम लगता है, इसलिए वो पहले से ही इन्वेंट्री मेंटेन करके चलते हैं। समझो इस चीज को, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जिनकी प्रोडक्शन साइकिल बड़ी, जिन्हें पता है कि अभी रॉ मटेरियल आएगा, उससे फिनिश गुड बनने में अभी कुछ दिन लग सकते हैं, तो रिस्क नहीं लेते वो लोग, वो पहले से ही इन्वेंट्री यानी स्टॉक मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, बाकी डे टू डे एक्सपेंसेस तो ज्यादा लगते हैं, उनका पावर ज्यादा लग रही है, उनकी मशीन ज्यादा यूज हो रही है, लेबर ज्यादा लग रही है, वो अलग बात है। बट मेन रीजन क्या है? क्योंकि उनकी प्रोडक्शन साइकिल बहुत लंबी है और अगर अचानक डिमांड आ गई, वो इतनी जल्दी डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। अगर बोला कि कल हमें इतने पेपर सप्लाई करो, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो वो पहले से ही स्टॉक बना के रखते हैं, स्टॉक मेंटेन करते थे, मेंटेन इन्वेंट्री। तो उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है? ज्यादा। वहीं पे क्लास जिनकी शॉर्टर प्रोडक्शन साइकिल है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने में टाइम लगना ही नहीं है, उन्हें इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत है। आपने कभी देखा कि जूस वाले की शॉप पे पहले से ही जूस बन के रखे होते हैं? ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसे विद इन कुछ मिनट में ही उसने रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बना के दे देना है। ठीक है, आप ढाबों पे जाते हो, वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड जल्दी से बना के दे देना है, तो दे डू नॉट मेंटेन इन्वेंट्री, वो उस फिनिश गुड की इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करते हैं। ये मेजर रीजन। तो उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है? उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है कम। दिस थिंग क्लियर? क्लास जो आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल हैं, देयर आर इन टोटल 12 फैक्टर्स। ठीक है, इन टोटल कितने फैक्टर्स हैं? इन टोटल 12 फैक्टर्स हैं एंड आई वांट टू डिस्कस ईच फैक्टर इन डिटेल। तो आज हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करा है, उसके साथ हमने ये 5 फैक्टर्स जो है मैं डिस्कस करूँ। नाउ फैक्टर नंबर 6 to 12 जो है वो मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो आई होप कि आज जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। छोटी छोटी चीजें एनसीईआरटी की जो स्किप आउट नहीं कर सकते थे हम, इसलिए हमने डिस्कस करी, ऑल्दो दे वर वेरी इजी। उसके बाद क्लास ये जो छोटे छोटे पॉइंट है कि प्रोडक्शन साइकिल क्या है, लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल, शॉर्टर प्रोडक्शन साइकिल में क्या होगा, ये बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं इनके एग्जाम में, केस स्टडीज बहुत ट्विस्टेड आती हैं, इसलिए ध्यान से सुनो। आई रिकमेंड यू टू वॉच इट ट्वाइस ताकि आपके माइंड में रिटेन हो जाए। देन रीड एनसीईआरटी इसके बाद जरूर रीड करो फॉर बेटर रिटेंशन। इज दिस थिंग क्लियर? अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास, तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स।